नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत पूर्वी देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर खासा जोर दे रहा है और इस लिहाज से प्रशांत महासागर में बसे छोटे छोटे देशों का काफी ज्यादा सामरिक महत्व है। बीते साल नवंबर में पहले भारत और प्रशांत द्वीपीय समूह सहयोग मंच यानी फिपिक के सम्मेलन के साल भर के भीतर ही दूसरा सम्मेलन हुआ। जयपुर सम्मेलन में कई साझे मुद्दों पर बातचीत हुई। बदलते दौर में भारत ने जिस तरह से पूर्वी देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है, उससे नई उम्मीदें जग रही हैं। आज विशेष में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं विशेष। फिपिक देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में सम्मेलन में प्रशांत महासागर में बसे 14 द्वीप राष्ट्रों से संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इन देशों के विकास में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। फिपिक देशों का पहला सम्मेलन बीते साल नवंबर में फिजी की राजधानी सुवा में हुआ था। जयपुर में ये जमावड़ा 15 देशों के मुखियाओं का है। मौका दूसरे भारत प्रशांत महासागरीय देशों के सम्मेलन यानी फिपिक का। ये पहला मौका है जब फिपिक देशों का सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ। 21 अगस्त को जब 15 देशों के प्रतिनिधियों के बीच जयपुर में शिखर सम्मेलन हुआ तो कई साझा मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। साल भर से कम समय के भीतर ये फिपिक का दूसरा सम्मेलन है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत इन पूर्वी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बढ़ाने पर खासा जोर दे रहा है। Pacific island countries are setting an example of partnership for this century. It is a partnership forged by shared aspirations and challenges. It is shared by the belief that all nations, small and large, प्रशांत महासागर बसे इन 14 देशों में फिजी, कुक द्वीप, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोया, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालू और वनातू शामिल हैं। भारत के लिए सामरिक और आर्थिक नजरिए से इनका काफी महत्व है। भारत की कोशिश है कि इन देशों से वैज्ञानिक अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाए। बीते साल जब फिजी की राजधानी सुवा में फिपिक देशों का पहला सम्मेलन हुआ तो उसके ठीक बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिजी का दौरा किया था। लिहाजा इस इलाके में चीन के बढ़ते दखल के चलते भारत ने ज्यादा गर्मजोशी भरी पहल की है। One of the main objectives of this summit is to promote India's trade and investment with these countries, which of course is far below our potential. And we'd like to enhance trade and investment relations in the economic sectors of interest to both India and these countries, and specifically these are like fishing, mining, oil and natural gas, information technology, health, marine resources, agriculture, coconut and coir, etc. जयपुर में शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से पहले मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी अलग से चर्चा की। इससे पहले द्वीप राष्ट्रों के सभी 14 राष्ट्राध्यक्षों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया और कहा ये देश एक्ट ईस्ट नीति के प्रमुख घटक हैं। Our government and private sectors are keen to strengthen and diversify our bilateral trade and encourage investments in fisheries, agriculture, oil and natural gas, mining and water desalination. फिपिक में शिरकत करने आए राष्ट्राध्यक्ष विश्व धरोहरों में शामिल ऐतिहासिक ताजमहल भी घूमने गए। ताजमहल की खूबसूरती का इन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताज के सामने फोटो खिंचवाने से भी ये खुद को रोक नहीं सके। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र भारत के साथ बढ़ते संबंध को लेकर बेहद उत्साहित हैं। Impressive as always. I was here 12 years ago. That time it didn't look that far away from this
point, but now it looks very far. I mean, after walking so many steps, but still very impressive. भारत ने इन देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी के पक्ष में समर्थन भी मांगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों से निपटने में हर मुमकिन सहायता का ऐलान किया। पिछले सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक देश को सालाना अनुदान $1,25,000 से बढ़ाकर $2 लाख की थी। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। प्रशांत महासागर के बीच बसे छोटे छोटे द्वीप राष्ट्रों के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। कई अध्ययनों में यह चिंता जताई गई है कि अगर समुद्र तल का स्तर बढ़ता है तो दुनिया के कई द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, और यह भी सामने आया है कि अगर वैश्विक तापमान में इसी दर से बढ़ोतरी होती रही तो भारत के तटवर्ती इलाके भी डूब जाएंगे। लिहाजा जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर भारत सहित प्रशांत महासागर के द्वीपों की चिंताएं साझा हैं। समंदर किनारे बसे ये देश अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। हरियाली, समुद्र तट और सैलानियों के लिए विकसित नई नई जगहें। बड़ी तादाद में पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन अब इन देशों के लिए समंदर ही चिंता का सबब बन गया है। अगर वैश्विक तापमान मौजूदा दर से बढ़ता रहा तो समुद्र की सतह 1 से 2 मीटर तक बढ़ सकती है। लिहाजा ये सारी जगह जीने लायक नहीं रह जाएगी। हाल के ही दिनों में द्वीप राष्ट्रों ने इस खतरे को भांपा है और इस दिशा में कदम उठाने की पूरी दुनिया से अपील की है। फिपिक के दूसरे सम्मेलन में भारत ने इन देशों को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पूरी मदद का भरोसा दिया है। Our global challenges are similar. Climate change is an existential threat to the Pacific Islands. It is also taking a toll on the teeming millions on India's shoreline of 7,500 kilometers and its nearly 1,300 islands. 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अलग से द्वीप राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन पर बैठक की। जुलाई महीने के लिए न्यूजीलैंड सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था, जो एक द्वीप राष्ट्र है। लिहाजा इसमें समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने के संभावित खतरे को गिनाया गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में दर्जनों देशों के लिए ये साझी चिंता है। फिपिक में भारत के अलावा बाकी सभी 14 देश द्वीप देश हैं। लिहाजा जलवायु परिवर्तन को लेकर वो सचेत भी है। पेरिस में साल के अंत में जब जलवायु परिवर्तन के मसले पर 100 से ज्यादा देशों की बैठक होगी तो उसमें ये अहम मुद्दा होगा। इन देशों ने पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय सहमति हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। Security Council has rightly highlighted the threat of climate change to international peace and security. Rising sea levels, dying coral reefs, and increasing frequency and severity of natural disasters exacerbate the conditions leading to community displacement and migration. फिजी की राजधानी सुवा में नवंबर 2014 में फिपिक देशों के पहले सम्मेलन में भी जलवायु परिवर्तन बेहद अहम एजेंडा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $10 लाख का विशेष कोष स्थापित करने की बात कही थी। इसमें जलवायु परिवर्तन और क्लीन एनर्जी पर खासा जोर दिया गया। जयपुर के सम्मेलन में भी भारत ने हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन की दिशा में मजबूत कदम उठाने की बात कही। We both seek a concrete and effective outcome on climate change at COP21 in Paris late this year. We work together for a separate goal on climate change in the substantial development goals and in a manner that addresses the interests of developing countries.
भारत और एशिया प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बीच जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बन रही सहमति पेरिस सम्मेलन में काफी असरदार हो सकता है। इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन कम करने पर व्यापक सहमति बनने की उम्मीद है। दिलीप खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहतर तालमेल दिखाई देता है। वहीं ये सभी भारत के साथ मिलकर विकासशील देशों के हितों को भी जोर शोर से उठाते रहे हैं। इन देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत और प्रगाढ़ रहे हैं। दुनिया के नक्शे में फिजी, किरिबाती, नौरू, नियू, पपुआ, न्यू गिनी जैसे 14 प्रशांत द्वीपीय देश भले ही मुश्किल से नजर आते हों, भले ही इनकी गिनती धनी देशों में न होती हो, लेकिन खुशहाली की सूची में इन देशों का नाम हमेशा आगे रहता है। समंदर की लहरें यहाँ जिंदगी है। कुदरत के बेहतरीन नजारे और खजाने इन देशों की पहचान हैं। आकार में ये देश भले ही छोटे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनकी दमदार मौजूदगी दिखाई देती है। India will support the realization of your vision of Pacific regionalism. It is shining example of cooperative regionalism that should inspire others around the world. दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्वीप देश फिजी को फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। 17वीं और 18वीं सदी में डच और अंग्रेज खोजकर्ताओं ने इसकी खोज की थी। 1970 तक ये ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। पर्यटन और चीनी का निर्यात विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत है। फिजी की समृद्ध संस्कृति में स्वदेशी, भारतीय, चीनी और यूरोपीय परंपरा की झलक मिलती है। फिजी बहुत मतलब इसका चर्चा करता है वहाँ पे कि जब मार्स मिशन हुआ था भारत का, तब फिजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखी थी कि उनके द्वारा और उनके आइलैंड्स में हमारी जो टीम थी इसरो की, वो मार्स के मिशन को ट्रैक कर पाई। कुक द्वीप समूह के साथ भारत ने 1998 में राजनयिक रिश्ते बनाए थे। इससे पहले वेलिंगटन में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को कुक द्वीप समूह की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। 1999 में सुवा में भारतीय उच्चायोग फिर से खुलने के बाद सुवा में भारत के उच्चायुक्त कुक द्वीप समूह की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। भारत इसकी कई परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद देता है। करीब 60 लाख आबादी वाले न्यू पापुआ गिनी को विविधताओं वाले देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं और कई धर्म के लोग रहते हैं। भारत ने अप्रैल 1996 में पोर्ट मोरेसबी में उच्चायोग खोला। पहले न्यू पापुआ गिनी के साथ राजनयिक संबंधों का संचालन सुवा से होता था, उसके बाद कुआलालंपुर से होने लगा। भारत और न्यू पापुआ गिनी के बीच गहरे रिश्ते हैं। दोनों देश राष्ट्रमंडल, निर्गुट आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर तालमेल से काम करते हैं। भारत के प्रति जो फिपिक देश हैं, जो पैसिफिक आइलैंड देश हैं, भारत के प्रति उनकी बहुत मतलब उनका बहुत स्नेह है और काफ़ी सारे भारतीय ओरिजिन के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। दूसरी बात ये है कि वो भारत से काफ़ी सारा चाहते हैं, निवेश में, संबंधों में। किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया, नौरू, नियू, पलाऊ, समाओ, सोलोमन द्वीप समूह, टोंगा, तुवालू और वानुअतु देशों से भी भारत के प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। इन देशों से व्यापक संबंध बनाने के लिए पिछले साल सुवा में भारत प्रशांत महाद्वीप देश मंच की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम घोषणाएं की थीं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। चलिए और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है।
Right to Information Act, the question of political parties coming in its ambit. Centre tells Apex Court such a move cannot happen. Other reasons justified. Should political parties be subject to RTI? Watch the big picture at 6:30 p.m. on Rajya Sabha television. महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? संविधान की मर्यादा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करना है, अपने स्वरूप को बदलना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जनता के हित का पक्का है वादा। ये जो शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। जानिए शिखर पुरुषों का हाल, देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। दो 2014 में सरकार ने काम संभालते ही अपनी विदेश नीति में कई तब्दीलियां की। इसमें सबसे अहम था भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आइए जानते हैं ये नीति क्या है और इसके पीछे सरकार की सोच क्या है। अटल जी के समय पॉलिसी बनी थी तो हमने लुक ईस्ट कहा था, लेकिन आज मोदी जी के समय में एक्ट ईस्ट करने का काम आ गया है। अब लुक ईस्ट से काम नहीं चलेगा, अब एक्ट ईस्ट करना होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वियतनाम दौरे में जिस एक्ट ईस्ट नीति का जिक्र किया, वो दरअसल नई सरकार की विदेश नीति का अहम केंद्र बन गया है। दरअसल एक्ट ईस्ट भारत की लुक ईस्ट यानी पूरब की ओर देखो नीति का ही अगला पड़ाव है। लुक ईस्ट नीति की शुरुआत 1990 के दशक में हुई। इस पर 1992 में काम शुरू हुआ, जब भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना। 1996 में भारत इसका पूर्ण वार्ता भागीदार बन गया और इसके बाद से ही आसियान और भारत के रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो जैसे कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, आसियान के हैं, उनसे हमारे संबंध बढ़ें और बाकी आसियान के बाहर जो देश हैं उनसे हमारे संबंध बढ़े, क्योंकि वही हमारे नज़दीक हैं। उसी से हमारा जो है ट्रेड बढ़ेगा, वहीं से हमारे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। तो इसलिए आप देखें तो ये चाहे स्ट्रेटेजिक रूप से आप देखें, क्योंकि चीन भी वहाँ काफ़ी दावेदार रहा है, तो या आप स्ट्रेटेजिक रूप से देखें या आप आर्थिक रूप से देखें, एक्ट ईस्ट बहुत आवश्यक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में 12वें आसियान शिखर सम्मेलन में की। ये सम्मेलन म्यांमार में आयोजित हुआ। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। यहाँ उपस्थित सभी देशों से हमारे बायलैटरल संबंध बहुत ही गहरे है ही, लेकिन आसियान के संबंध में भी हमारा उतना ही गंभीर रवैया है। उस आसियान इस कंसेप्ट को भी हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने हाल ही में क्षेत्र के कई देशों का लगातार दौरा किया। फिलहाल एक्ट ईस्ट नीति पर सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। इसके उद्देश्यों में आसियान देशों के साथ हर तरह के संबंध मजबूत करना। आसियान सेवा क्षेत्र का बड़ा आयातक है। ऐसे में भारत के युवाओं को रोजगार के फायदे मिल सकते हैं। भारत सामरिक क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को भी खत्म करना चाहता है, जबकि दूसरी ओर आसियान से अच्छे रिश्तों से वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत की यूरोप और अमेरिका पर निर्भरता कम हो सकती है। इस नीति के केंद्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी हैं, जिसके विकास के रास्ते खुलेंगे। नई सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कई बड़े कदम उठाए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्षेत्र में म्यांमार की पहली यात्रा की। वो वियतनाम और सिंगापुर भी गईं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भारत आसियान शिखर बैठक और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के लिए म्यांमार की यात्रा की। नरेंद्र मोदी 33 सालों में फिजी का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने।
फिजी में ही भारत की प्रशांत द्वीप समूह के नेताओं के साथ बैठक भी हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई दूसरे देशों की भी यात्रा कर चुके हैं। जैसे भारत के संबंध करीबी ईस्ट के साथ, म्यांमार के साथ, चीन के साथ वो बढ़ाना चाहते हैं और ये भी करना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े इन कंट्रीज़ के साथ। लेकिन इसके अलावा फार ईस्ट में भी, जैसे जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक के साथ और साउथ ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया के साथ, यहाँ सब ऐसे जगह हैं जहाँ प्रधानमंत्री खुद गए हैं पिछले साल में, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइज़ का भी बहुत बात किया। जब आप वियतनाम की बात करें, जहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन का LOC भी उनको दिया है। शुरुआत में इस नीति को एक आर्थिक पहल के तौर पर स्थापित किया गया, लेकिन धीरे धीरे इसने राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम हासिल कर लिए हैं। इससे पूरे क्षेत्र में भारत की साख और छवि को काफी मजबूती मिली है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। जयपुर के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का मुद्दा भी उठा। स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को फिपिक देशों के समर्थन से बड़ी कामयाबी मिली। फिपिक 14 में से 12 देश जो हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और महासभा में फिलहाल तमाम देश परिषद के विस्तार और सुधार पर लिखित रूप से विचार कर रहे हैं। ऐसे में इन देशों की भारत के लिए क्या अहमियत हो जाती है, जाते जाते देखते हैं यही खास रिपोर्ट। नमस्कार। भारत हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का हिमायती रहा है। दुनिया के कई विकासशील देश इसमें भारत के पक्ष में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई बार सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया है। इसी मुहिम के तहत फिपिक देशों के दूसरे सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों से समर्थन मांगा। The interest of seats on capacity building in the latest outcome document on the post-2015 development agenda. India stands shoulder to shoulder with you for a dedicated seat for seats is an expanded and reformed United Nations Security Council in both categories. भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए सुरक्षा परिषद के विस्तार पर लिखित समझौते की कवायद अभी जारी है। इस लिहाज से 14 में से 12 प्रशांत द्वीपीय देशों का समर्थन भारत की दावेदारी को पुख्ता करने वाला है। महासभा सभी 193 देशों से सुरक्षा परिषद में विस्तार पर राय मांग रही है। हाल ही में महासभा में सरकारों के बीच समझौते में अमेरिका, चीन और रूस ने मसौदे से आपत्ति जताई है। इसके बाद जानकारों का कहना था कि भारत को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों से समर्थन जुटाने की कवायद करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में जो भारत अपने लिए एक परमानेंट सीट का सपना देखता है, उसमें ये 14 देश 14 वोट के मुकाबले हैं और इनकी भागीदारी भारत के ये सीट लेने में बहुत ही क्रूशल होगी। भारत ने हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर विदेश दौरे में इस मुद्दे पर बातचीत जरूर की। इस दौरान सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश फ्रांस ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया। G4 भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी, लेकिन वहाँ संयुक्त राष्ट्र में एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्रुपिंग है, उसको कहते हैं L69। और जो L69 में है उसमें जो अफ्रीका के भी देश हैं, कैरिबियन के भी द्वीप हैं, लेकिन पैसिफिक आइलैंड के जो महाद्वीप हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया और उनके समर्थन के बिना हमें 2/3 वोट नहीं मिल सकते। भारत की दावेदारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस देशों से है। इस संगठन में पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना, कनाडा और कोलंबिया जैसे देश हैं। ये देश स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में सुधारों पर हो रहे लिखित समझौते में सभी 193 सदस्य देशों के पास एक जैसे अधिकार हैं, यानी यहाँ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को भी वही अधिकार हैं जो दूसरे देशों के पास हैं। जाहिर है, ऐसे में जितने ज्यादा देश भारत के पक्ष में आएंगे, भारत का दावा उतना ही मजबूत होगा। फिपिक देशों का समर्थन इस लिहाज से काफी अहम है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।